Guys, once again welcome to our YouTube channel Functionally Dysfunctional and आज के लेक्चर में we are going to learn about integration. पर इस लेक्चर में मैं आपको कोई इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज नहीं बताऊंगी, उसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं समझेंगे. हम लोग यही जानेंगे कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन का यूज क्या है. तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ कोट व्हिच सेज इंटीग्रेशन द आर्ट ऑफ एक्चुअल एक्यूमुलेशन. अब इसका मतलब आपको लेक्चर के एंड तक बिल्कुल समझ आ जाएगा कि मैंने इंटीग्रेशन को क्यों बोला है द आर्ट ऑफ एक्चुअल एक्यूमुलेशन. अब एक्यूमुलेशन का मतलब तो हमें पता ही है, इट मीन्स कंबाइनिंग और एडिंग. कंबाइनिंग और एडिंग. पर इंटीग्रेशन किसी चीज को कंबाइन या फिर ऐड कैसे करती है वो देखते हैं फिजिक्स के टर्म्स में हम लोग. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मेरे पास एक कार है, ठीक है, और वो चल रही है. पहले सेकंड में उसकी जो स्पीड थी दैट वाज 10 मीटर पर सेकंड. दूसरे सेकंड में उसकी जो स्पीड थी दैट वाज 20 मीटर पर सेकंड. तीसरे सेकंड में इट वाज 15 मीटर पर सेकंड. और चौथे सेकंड में इट वाज 25 मीटर पर सेकंड. अब क्वेश्चन ये है कि 4 सेकंड्स में उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. हाउ मच डिस्टेंस डज द कार ट्रेवल. अब एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें. दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अब मेरे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, तो ट्राई करूं. अगर मैं यहाँ पर कुछ एवरेज यूज कर दूं विच इज 10 प्लस 20 plus 15 plus 25 and I do have time. I divide this with 4. Okay. If I am finding average speed over here, उस केस की बात कर रही हूँ, तो जो मेरे पास एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल टू 17.5. एवरेज स्पीड आ गई. अब अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहूँ दैट विल बी इक्वल टू 17.5 इंटू 4 विच विल बी 70, है ना, 70 मीटर. पर सोचो क्या ये सही है. एक्चुअली हाँ, इस सिंपल से केस में एवरेज से काम चल जाता है. लेकिन अब सोचो अगर स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हो, स्पीड हर सेकंड में नहीं हर मिली सेकेंड में चेंज हो रही हो, तो एवरेज कैसे निकालेंगे. स्पीड तो हर टाइम चेंज हो रही है और हर मोमेंट पे मेरी स्पीड अलग है. यहां से कंक्लूजन निकलता है स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट and distance is equal to speed into time. But in case my speed is changing every instant, उस केस में मेरा डिस्टेंस कितना होगा. यहां पर मेरे जितने भी ओल्ड फॉर्मूले हैं वो सारे फेल हो जाएंगे. सो माई ओल्ड फॉर्मूलाज विल फेल. जब स्पीड एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती बल्कि कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है तब वो पुराना फॉर्मूला काम नहीं आता. और फिजिक्स में ऑलमोस्ट एवरी रियल सिचुएशन में स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज करती है. बात हो चाहे रॉकेट चेंज की या फिर हो किसी बॉल को फॉल करवाने की, ठीक है, कार की ब्रेक लगाने की, साइकिलिस्ट एक हिल पर साइकिलिंग कर रहा है, स्पीड सब में वेरी करती है. तो फिजिसिस्ट ने क्या किया, उन्होंने एक आइडिया सोचा. एक आइडिया जो आज इस लेक्चर का कोर है और वो आइडिया इतना नेचुरल है कि एक बार समझ आया तो हम सोचेंगे कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया. सो आई वुड लाइक टू से इफ यू कांट यूज one big formula, break problem into tiny pieces. Where the simple formula works.
और यही इंटीग्रेशन का बहुत ही सीधा और कोर आइडिया है। इसमें कोई स्केरी फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सिंपलर प्रॉब्लम्स में हम तोड़ेंगे, जहाँ सिंपल फॉर्मूला हमारे काम आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, लास्ट में उन सबको जोड़ देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की फर्स्ट सेगमेंट से, विच इज एक्यूमुलेशन, द आइडिया बिफोर मैथमेटिक्स। पहले मैथ से दूर जाते हैं, एक सेकंड के लिए कंप्लीटली फॉरगेट करो, ठीक है, और फिजिक्स पे ध्यान दो, सिर्फ एक चीज सोचते हैं, विच इज एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, है ना। अब अगर मेरे पास एक बकेट है और इस बकेट में मैं वाटर ड्रॉपलेट्स डाल रही हूँ, कि वाटर ड्रॉपलेट्स इससे भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, और ऐसे कितना सारा पानी इसके अंदर हो गया है, ठीक है। यहां पर एक टाइनी अमाउंट है मेरे पास हर एक ड्रॉप की, ईच ड्रॉप हैज a tiny amount, right? And many drops are combining to fill this bucket. So I can say that total water is equal to drop plus drop plus drop up to n times. अब एक बकेट में पानी भर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, कोई एक ड्रॉप बकेट को नहीं भरता, लेकिन हजारों ड्रॉप्स मिलके बकेट को भर रहे हैं ना। एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन जब ऐड होती है ना तो कुछ बड़ा बन जाता है, और यही क्या है हमारे पास, एक्यूमुलेशन। अब अगर इमेजिन करो एक स्टूडेंट है, वो हर दिन 10 रुपए सेव करता है, ठीक है, तो डे वन पे उसके पास 10 होंगे, फिर 20 हो जाएंगे, सेकेंड डे पे, थर्ड डे पे उसके पास हो जाएंगे कितने, 30। अब यही अगर मैं देखूं 365 डेज बाद, तो उसके पास कितने पैसे होंगे, दे विल बी 3650। सिंपल। पर अब क्या होता है, अगर स्टूडेंट सेव करता है डिफरेंट अमाउंट, जैसे अगर उसने 10 रुपए पहले दिन पे, 15 अगले दिन पे, 8 उसने सेव किए अगले दिन पे, और 20 उसने कर दिए चौथे दिन पे, अब तो आप एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक नहीं यूज कर सकते ना, आपको हर एक दिन की जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये एडिशन क्या है, ये है एक्यूमुलेशन। और ये जो सेकंड केस है, दिस इज द कोर आइडिया ऑफ आर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब व्हाई सच टाइनी पीसेस आर रिक्वायर्ड। अब एक और एग्जांपल लो, एक फैक्ट्री में पानी का फ्लो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है, एक पाइप से पहले सेकंड में हमारे पास 5 लीटर पानी आ रहा है पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में हमारे पास 7 लीटर पानी आ रहा है, तीसरे में हमारे पास आ रहा है 4 लीटर, तो टोटल टोटल पानी कितना हुआ, दिस विल बी इक्वल टू 16 लीटर्स, राइट। ये हमने क्या कर दिया, इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया। पर अब इमेजिन करो फ्लो फ्लो रेट है जो मेरा, वो हर मिली सेकेंड में चेंज हो रहा है, अब कैसे जोड़ोगे, हर मिली सेकेंड का कंट्रीब्यूशन अलग है, तो ऐड करना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आइडिया सेम ही है। आइडिया सेम क्या है, ऐड, सेम आइडिया विच इज ऐड एवरीथिंग। अब यहाँ पर जब भी एक क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है ना, तो हम एक सिंगल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बल्कि हम उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टाइनी इंटरवल्स में, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं, और वो जो क्वांटिटी हमारे पास आती है ब्रेक करके, दैट इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला एक टाइनी से पीस के लिए एक्ट करता है, एंड देन वी ऐड ऑल द टाइनी रिजल्ट्स, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इंटीग्रेशन। I'm writing it, adding the tiny results is what we call integration. It's not a formula, it's just a strategy. अब चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, देखो एक्यूमुलेशन जब ग्राफ पे देखेंगे तो एरिया बन जाता है, ये कनेक्शन फिजिक्स का सबसे पावरफुल इनसाइट्स में से एक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बना लेते हैं हम अपना वीटी ग्राफ।
एक्स एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इस साइड ले लेते हैं हम वेलोसिटी, 1, 2, 3, 4, 5। इस पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन बीटी ग्राफ। नाउ आई वांट टू नो कि 4 सेकंड तक मेरे ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल, तो आप लोग तो इजीली बोल दोगे 5 into 4 दैट इज इक्वल टू 20। अब इस रेक्टेंगल को देखो, मैथमेटिकली तो हम बोल देंगे ना कि ये बीटी ग्राफ का जो एरिया वो मुझे डिस्प्लेसमेंट देगा, और ये हमने पहले भी, मैंने आपको बता रखा है। पर area of rectangle on a velocity time graph equals to distance traveled. This is not any coincidence. This is physics. Physics कैसे है? We know that displacement will be equal to velocity into time. यहाँ पर velocity क्या है? Velocity is the height of rectangle and this time is length of rectangle. ये एक डीप कनेक्शन है। देखो, हाइट में हमेशा वेलोसिटी और विड्थ में हमेशा टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया विल बी इक्वल टू displacement. This is not a trick. This is what the units are telling you. This is what our calculation is telling you. So this is how you are going to predict it. अब क्या हो अगर मेरी वेलोसिटी चेंज कर रही हो, उस केस में क्या करेंगे? देखो, एक केस लास्ट वाला इट वाज फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देख लेते हैं अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है तो वहां हम क्या करेंगे। इसके लिए भी एक वीटी ग्राफ बना लेते हैं। टाइम एक्सिस पे टाइम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और वेलोसिटी एक्सिस पे लेते हैं 5, 10, 25, 15, 20, 25, 30। अब सपोज करो जो मेरी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड से 0 पर आ गई, कितने टाइम इंटरवल में? 6 सेकेंड्स में, ठीक है। 6 सेकेंड्स में वो आ गई। अब वेलोसिटी एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो एरिया कैसे निकालें? रेक्टेंगल तो नहीं बन रहा। अब ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है जिस पे पूरा इंटीग्रेशन का आइडिया खड़ा है, और आंसर वही है जो हमने सेक्शन 1 में सीखा था, विच इज तोड़ो। तोड़ना कैसे है? अब हर 1 सेकेंड के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये एक टाइनी रेक्टेंगल बन रहा है। सेकेंड के लिए आई एम हैविंग दिस, थर्ड के लिए आई विल हैव दिस, फोर्थ के लिए दिस, फिफ्थ के लिए आई विल हैव दिस। तो टोटल अप्रोक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द एरिया ऑफ दिस। बट इफ आई लुक क्लियरली, आई एम हैविंग अ ट्राइंगल ओवर हेयर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, एरिया तो डायरेक्टली फाइंड आउट कर दूंगी। दैट विल बी हाफ इनटू बेस जो कि 6 है, और हाइट कितनी जा रही है 30। दिस विल बी 90 मीटर। पर एक चीज का ध्यान रखो, अगर मैं इस रेक्टेंगल्स वाले कॉन्सेप्ट से जाऊं तो मैं सबसे पहले 1-1 सेकंड के गैप पे लूंगी, फिर मैं 1 मिली सेकंड के गैप पे रेक्टेंगल लेने स्टार्ट कर दूंगी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास कितने ही रेक्टेंगल्स हो जाएंगे। जब रेक्टेंगल्स इनफाइनाइटली थिन हो जाते हैं ना, मैथमेटिकल लैंग्वेज में डीटी, आई एम सॉरी, तब सम ऑफ ऑल द टाइनी एरियाज एग्जैक्टली इक्वल्स टू द एरिया अंडर द कर्व, और वो जो एरिया है वही मुझे देता है डिस्प्लेसमेंट। ये प्रोसेस इनफाइनाइटली मैनी इनफाइनाइटली थिन रेक्टेंगल्स को ऐड करता है, और यही इंटीग्रेशन है। यही है सिर्फ इंटीग्रेशन। देयर इज नथिंग so much in integration. अब एक वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, एरिया अंडर ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है और क्या ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट ही होता है? सबसे पहले देखते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और इसके लिए बनाते हैं सबसे पहले अपना एक वीटी ग्राफ।
तो this is the time axis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. यहाँ पर I have 5, 10, 15, 20, 25. ठीक है, अब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, पर t इज इक्वल टू 5 पे जो मेरी वेलोसिटी है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. ये मेरे पास बन गया है एक ऐसा कुछ फिगर. अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द वीटी कर्व. एरिया अंडर वीटी कर्व हाफ इनटू बेस कितना है 5, दिस इज टाइम, इनटू हाइट कितनी है, हाइट इज 20, दिस विल बी इक्वल टू 50. लेकिन अब फिजिक्स में यूज कर रहे हैं, बेस टाइम है, देखो हाइट वेलोसिटी और एरिया डिस्प्लेसमेंट है, एक ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला एक फिजिकल आंसर दे रहा है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी स्टार्ट दिस. अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, विच इज एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, विच इज द एरिया अंडर द एटी ग्राफ. सबसे पहले एक एटी ग्राफ हमने ड्रॉ किया. यहां पर मेरी होगी एक्सेलरेशन, लेट दिस बी 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इस साइड भी हम ले लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3 फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगी दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, विच इज लेंथ इसकी कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 3, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. बट व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी. स्टूडेंट्स इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एरिया अंडर बीटी ग्राफ मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो एरिया अंडर एटी ग्राफ विल गिव मी वेलोसिटी. नो, इट एक्चुअली गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है, अब एक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है एरिया अबव एंड बिलो द एक्सिस. अब वीटी ग्राफ में देखो, मैंने आपको वेक्टर्स में समझाया था दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना. और जो मेरे पास मेरा वीटी ग्राफ होता है उससे हम लोग डिस्टेंस नहीं, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ द, क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, है ना. तो जब मेरे पास अगर ऐसे वीटी ग्राफ है, देखो अगर ये कुछ ऐसे होके ऐसे जा रहा है एंड आई हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, उस केस में मैं क्या करूंगी, जो एरिया मेरे पास अबव एक्सिस होगा उसको ऐड करूंगी और जो एरिया बिलो एक्सिस होगा उसको सब्ट्रैक्ट करूंगी. ठीक है, अगर मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट. इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज ये भी याद रखना, in case of vector quantities, area above axis is positive and area below axis is negative. यही अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, इन केस ऑफ डिस्टेंस आई विल ऐड ऑल एरियाज, आई विल ऐड ऑल द एरियाज. और ये जो चीज है ये काइनेमेटिक्स में जब ज्यादा सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करेंगे, तो अभी हमें इतने क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अब देखो अब तक हमने जो सीखा उसका नाम नहीं दिया है, तो अब हम उसको नाम भी दे देते हैं, एंड इसका नाम है इंटीग्रेशन. Integration is what? This is the process of adding infinitely small quantities to find a meaningful total
दैट्स इट। अब इंटीग्रेशन एक स्केरी वर्ड जो एक्चुअली एक सिंपल आइडिया को डिस्क्राइब करता है, एक्यूमुलेशन, जोड़ना, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जोड़ के एक बहुत बड़ी मीनिंगफुल क्वांटिटी निकालना। जब तुमने बचपन में सीखा था दैट 2 + 3 = 5, वो एडिशन था। जब तुमने सीखा दैट 5 × 3 = 15, वो रिपीटेड एडिशन था। ठीक है, इंटीग्रेशन उन्हीं आइडियाज का एक छोटा सा एक्सटेंशन है। सिर्फ अब क्वांटिटीज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग है, तो तुम एक ही एडिशन नहीं कर सकते, तो इनफाइनाइटली मैनी एंड टाइनी एडिशन हमें परफॉर्म करनी पड़ती है। ठीक है, नाउ हाउ इंटीग्रेशन इज रिटन। मैं अभी फॉर्मल कैलकुलस तो नहीं सिखाऊंगी, लेकिन एक ग्लिम्स दूंगी ताकि जब हम लोग फॉर्मली सीखेंगे तब आप पहचान जाओ। सो इफ आई राइट VDT, इस पार्ट का मतलब है सम, एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज द क्वांटिटी which is being summated, and this dt, this is infinite simile, small interval। बस यही है हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस। अब चलते हैं आगे। अब एक बिग पिक्चर मोमेंट है। पहले लेक्चर में डिफरेंशिएशन सीखा, आज इंटीग्रेशन, ये दोनों अनरिलेटेड नहीं है, ये एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसको मैं डिनोट करती हूँ एक्स के साथ, उसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। अब अगर मैं यहीं से बैकवर्ड्स जाने की कोशिश करूं, अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी, और अगर मैं वेलोसिटी को भी इंटीग्रेट कर दूं आई विल गेट पोजीशन। अब ये चेन देखो, डिफरेंशिएशन नीचे जाता है पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और जो इंटीग्रेशन है वो ऊपर जाता है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से पोजीशन। एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट्स हैं ये, और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन ये मुझे बताता है दैट हाउ फास्ट द थिंग्स आर चेंजिंग, which means differentiation is rate of change, या फिर हाउ फास्ट, जिसको हम लोग स्टडी करते हैं dx/dt, where x is any physical quantity। और जो मेरे पास इंटीग्रेशन है दैट टेल्स मी व्हाट इज द टोटल accumulated effect। जिसको हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल टाइनी कॉन्ट्रीब्यूशंस, या फिर एरिया अंडर ग्राफ, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन हर एक इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन सब इंस्टेंट मिलके कुल क्या हुआ, एक छोटा पिक्चर एक बड़ा पिक्चर। ठीक है, दोनों मिलके कंप्लीट फिजिक्स बना देते हैं। अब इमेजिन करो रेन हो रही है किसी एक इंस्टेंट पे, रेन इज फॉलिंग एट सम रेट, अगर हम बोल दें इट इज 5 mm/hour राइट नाउ, तो ये दैट इंस्टेंटेनियस रेट, ये क्या हो गया, डेरिवेटिव कि हाउ फास्ट द रेन इज एक्यूमुलेटिंग। अब अगर मैं सबको ऐड कर दूं सारे दिन की रेनफॉल को, तो वो मेरे पास क्या होगा, इंटीग्रल मिल जाएगा। टोटल accumulation is integration and the rate at which it is changing is integration। तो अब थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम ग्राफ्स के थ्रू ही अपनी। मेरे पास यहाँ पर कुछ 5 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है, इसमें से 2 क्वेश्चंस मैं करूंगी एंड 2 विल बी योर होमवर्क क्वेश्चंस। तो सॉल्व करते हैं।
A velocity time graph shows v is equal to 10 meter per second. 5, 10, okay. From t is equal to 0 to t is equal to 5. ठीक है, यहाँ पर 5 ले लो. You have to find displacement. क्या मुश्किल है इसमें? कुछ मुश्किल नहीं है. vt ग्राफ से अगर हमें displacement चाहिए तो we are going to find the area under this rectangle, that is equal to 50 meter. Now vt ग्राफ shows, ये क्वेश्चन सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा. एक काम करते हैं, इसको मैं ही सॉल्व करती हूँ. तो मेरे पास क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि वीटी ग्राफ है मेरे पास से. t इज इक्वल टू 0 से लेके 1 2 3 4 4 सेकेंड्स तक ये 0 से 20 मीटर तक राइज कर रहा है. ठीक है, 15 20, this is 15 and I have 25, this is b, this is t. तो मतलब यहां तक आएगा मेरे पास ये ग्राफ. ये ग्राफ कुछ ऐसे आ गया. ठीक है, ऐसे 4 तक. उसके बाद t इज इक्वल टू 4 से 8 सेकेंड्स तक ये ग्राफ एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चल रहा है. ठीक है, उसके बाद 12 सेकेंड्स तक ये अपनी फाइनल पोजीशन पे वापस आ गया. मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई, फिर से 0 हो गई. तो मेरे पास कुछ ऐसा ट्रेपीजियम सा बना है. अब उसने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट. ओके, ए पार्ट में आई हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी एरिया अंडर ग्राफ. अब मेरे पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है. या तो मैं ट्रेपीजियम का डायरेक्टली 2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट वाला फॉर्मूला लगा दूं, या फिर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. 3 पार्ट्स में कैसे? पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ ट्राइंगल. ठीक है, ट्राइंगल का जो मेरे पास हाइट है वो कितनी है? ट्राइंगल की हाइट इज 20 एंड जो मेरे पास बेस है दैट इज 4. ट्राइंगल की हाइट इज इक्वल टू 20, बेस इज इक्वल टू 4. तो जो मेरे पास एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ इंटू 4 इंटू 20, विच इज 2 इंटू 20. ये आ गया 40 मेरे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट के एरिया की, पार्ट 2. पार्ट 2 को अगर मैं देखूं तो ये बन रहा है मेरे पास एक रेक्टेंगल जिसकी जो मेरे पास लेंथ है दैट इज 4. 8 माइनस 4 4 आ जाएगा, है ना. और जो इसकी हाइट है दैट इज 20. तो दिस विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 20, जो आ जाएगी 80. अब थर्ड पार्ट की बात करें तो वो तो है मेरे पास एक फिर से रेक्टेंगल जिसका जो बेस है दैट इज 4 1 2 3 4 4 यूनिट्स और जो हाइट है दैट इज 20. तो इसका जो एरिया आएगा वो भी 40 होगा. अब मेरी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी टोटल एरिया. Total displacement is equal to total area, which is equal to 40 plus 80 plus 40, that will be 160 meter. बात समझ आई? Yes, this is how you will calculate the total displacement. अभी second part में उसने मुझे बोला है find the acceleration in each segment. Now I know in VT graph slope gives me acceleration and I know slope is equal to rise by run. ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपनी एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन यहाँ पर राइज कितना हुआ है 20, रन कितना है 4. 20 माइनस 0 4 minus 0 which is equal to 20 by 4, that is equal to 5 meter per second square.
सेकेंड पार्ट के लिए अगर मैं देखूं तो है वहां पर क्या है, मेरे पास एक कांस्टेंट लाइन है। कांस्टेंट लाइन का मतलब उसकी स्लोप जीरो। अब अगर स्लोप जीरो है तो यहाँ पर आई विल हैव द एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। सोचने की बात ही नहीं, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। पार्ट थ्री की बात करूं तो जो मेरी वेलोसिटी है वो जीरो आई है कहाँ से, 20 से, 4 सेकेंड्स में। तो यहाँ पर स्लोप विल बी 0 minus 20 by 4, which is equal to minus 5. Now, if I calculate the total acceleration, that will be equal to 0. एक्सेलरेशन हमने ईच सेगमेंट में भी कैलकुलेट कर ली और टोटल भी कैलकुलेट कर ली। लास्ट में एट व्हाट टाइम इज एक्सेलरेशन मैक्सिमम? एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम फ्रॉम 0 to 4 seconds. That's it. अब नेक्स्ट ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया है ये एक मॉडरेट जेई लेवल का प्रॉब्लम है। दिस इज मॉडरेट जेई लेवल प्रॉब्लम, जेई मेन लेवल प्रॉब्लम। ओके, मेंस की प्रॉब्लम है ये, एडवांस की नहीं। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बेसिक हमने अलजेब्रा ही तो यूज किया, अरिथमेटिक यूज किया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ग्राफ है वो मेरा जा रहा है नेगेटिव एक्सिस में। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको ट्राई करना। एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये तो है मेरी फिजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन। इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 23 मीटर पर सेकेंड। ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। और ये जो पिछला क्वेश्चन है इसको मैं सॉल्व करवा देती हूँ, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मुझे उसने दिया है एक वीटी ग्राफ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब वीटी ग्राफ v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, दिस ठीक है। ओके, तो मुझे क्या करना है, वीटी ग्राफ बनाना है। समझ में आ रहा होगा, v एंड t, ठीक है। इधर 5, यहाँ 10, यहाँ 15। हियर आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, and here I have minus of 5 minus of 10, ठीक है। अब 0 से 4 तक जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 15। तो 0 से 4 तक मेरी वेलोसिटी है कुछ ऐसे, एकदम कांस्टेंट। फिर 15 से हुई -10, कितने टाइम इंटरवल में, इतने टाइम इंटरवल में, मतलब 4 से 9 तक। मतलब ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि वेलोसिटी मेरी 0 कब होगी। ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। When does velocity equal to 0? This is v, this is t. A part, velocity is equal to 0। अब मैं बात करूं अगर लीनियर ड्रॉप जो मेरा हुआ है फ्रॉम 15 टू -10, 5 सेकेंड्स में ये ड्रॉप हुआ है। रेट ऑफ ड्रॉप अगर मैं निकालूं वो कितना है, that is -10 -15 by 5, which is equal to minus of 5 meter per second. Starting is t is equal to 4 second, velocity कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे वेलोसिटी करनी है 0, so what I will do, I will use v is equal to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। वेलोसिटी 0 है, u is 15 प्लस एक्सेलरेशन तो माइनस है, टाइम कितना है t-4। t-4 मैंने यहाँ पर इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे 4 के बाद वाला टाइम इंटरवल चाहिए, ठीक है।
तो दिस विल बी 5 इंटू टी माइनस 4 इज इक्वल टू 15, टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत ही इजीली आ गया है कि वेलोसिटी कब जीरो है। अगर ये क्वेश्चन आपको भी समझ नहीं आया, नो नीड टू पैनिक, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम काइनेमेटिक्स में बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मुझे फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट, और सी पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, तो सबसे पहले अपर जो मेरे पास क्या बना है, ट्रेपीजियम बना है। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, दिस विल बी, चलो ब्रेक करके ही निकालते हैं, दिस विल बी 4 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 60। दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका 15 आ जाएगा। और इसका अगर मैं बात करूं तो एरिया विल बी इक्वल टू, अब यहाँ हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी जीरो कहाँ होगी, 7 सेकंड पे। वेलोसिटी जीरो 7 सेकंड पे होगी, मतलब ये जो मेरा ग्राफ है ये कुछ ऐसे 7 को कट करके जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए। दिस विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 10। इन सब का एरिया निकल गया। अब डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने आपको बोला था जब भी दिस इज 60, दिस इज 15, अब जो 10 वाला है ना वो यहाँ पर माइनस होगा, पर जो 10 है वो यहाँ पर ऐड होगा, बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो 50 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 65 and this is equal to 85 meter. So this is how we solve the questions related to all this. ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वाइंडिंग अप की तरफ। देखो एक फ्लो याद रखो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पोजीशन से जाना वेलोसिटी तक और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाना। तो इंटीग्रेशन की पूरी स्टोरी वही है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है, सिर्फ एक ब्रिलियंट सी स्ट्रेटेजी है जहां पर हम बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। और अब एक फुल पिक्चर देखते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो हमने दोनों मिलाई थी ना, वो काइनेमेटिक्स का ही पूरा का पूरा गेम खेलेंगी। दो ऑपरेशन है सिर्फ, देखो डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, दोनों मिला के किसी भी मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये सीखा कि इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। इंटीग्रेशन इज जस्ट एडिंग infinitely many small quantities and then accumulating them। ठीक है, और when a quantity varies continuously हम उसको क्या करते हैं, टाइनी इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमने देखा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया अंडर एटी ग्राफ हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। ये चीज याद रखना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ will give me displacement and area under AT graph will give me change in velocity। और एरिया अंडर वीटी ग्राफ मुझे डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो तो हम सबने देख लिए थे। बाकी दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये एक ही कॉइन के दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, बस ये चीज याद रखना। और इसके जो फॉर्मल कैलकुलस के फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग काइनेमेटिक्स में कर लेंगे, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एज फॉर नाउ। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ टुडे एंड आई होप यू रियली एंजॉयड दिस लेक्चर, और आपको इंटीग्रेशन का कोर मीनिंग समझ आया होगा और अब आपको फॉर्मूलाज रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।